स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। राइज ऑफ नेशनलिज्म 1857 to 1885। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के शुरुआती दौर की, जिसमें हम जानेंगे उसकी इमर्जेंस के कारण। हम ये भी जानेंगे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से पहले वो कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को इनिशियल पुश देने का काम किया। लेकिन सबसे पहले एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद भारत एक मेजर पॉलिटिकल और सोशल चेंज के दौर से गुजर रहा था, जहां भारत की बागडोर अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्न होने वाला था। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम करने की कोशिश 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चल रही थी, लेकिन 1857 की क्रांति ने इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने फाइनली सारी पावर अस्यूम कर ली। लेकिन इंडियंस की बात करें तो उनके हालातों में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी रिप्रेसिव पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से सोसाइटी के हर वर्ग जैसे आर्टिजन्स, पेजेंट्स, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स और यहां तक कि कैपिटलिस्ट्स भी ब्रिटिशर्स से काफी नाराज थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के राइज के कारण क्या थे और ऐसी क्या वजहें थीं जिनके चलते 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडियंस की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में बदलाव दिखे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल मूवमेंट। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इमर्जेंस का सबसे मेन कारण लोगों में ये रियलाइजेशन था कि उनके पिछड़ेपन में कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा हाथ था। और इस रियलाइजेशन की सबसे पहली वजह यह थी कि ब्रिटिश राज ने भारत में एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्रिएट किया थ्रू लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक सिविल सर्विसेज एंड जुडिशरी and modern means of transport and communication like railways, road, telegraph, etc. इन सब ने इंडियंस के फेट को एक दूसरे से जोड़ दिया, जिसके चलते एक बंगाली के कंसर्न और एक पंजाबी के कंसर्न्स लगभग सिमिलर थे। इसके अलावा अलग अलग जगह के लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स को भी आइडियाज के एक्सचेंज में मदद मिली। ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किए गए मॉडर्न एजुकेशन ने वेस्टर्न थॉट और आइडियल्स को भी इंडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। इसके चलते कई यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, मिल्टन, स्पेंसर एंड वोल्टेयर के रैशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज भी इंडिया में स्प्रेड हुए, जिसकी वजह से नेटिव इंटेलेक्चुअल्स की थिंकिंग में बदलाव आने लगे। इसके साथ ही सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में प्रेस और लिटरेचर ने भी इस रियलाइजेशन में अपना योगदान निभाया। इस दौर में लगभग 169 न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और जर्नल्स वर्नैक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश हो रहे थे, जो ब्रिटिश पॉलिसीज का जोर शोर से क्रिटिसिज्म कर रहे थे। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स थे बंगाल में हिंदू पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, बंगाली, सोम प्रकाश और संजीवनी। बॉम्बे में रस्त गुफ्तार, नेटिव ओपिनियन, इंदु प्रकाश, महारत्ता और केसरी। मद्रास में हिंदू, स्वदेश मित्रन, आंध्र प्रकाशिका और केरला पत्रिका। यूपी में एडवोकेट, हिंदुस्तानी और आजाद। पंजाब में ट्रिब्यून, अखबर-ए-आम और कोहिनूर। अगला इंपॉर्टेंट कारण था इंडियंस का अपने पास्ट का रीडिस्कवरी। कई यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे मैक्स म्यूलर, मोनिया विल्सन, रॉथ, सेसॉन और इंडियन स्कॉलर्स जैसे R.G. भंडारकर, R.L. मित्रा और बाद में स्वामी विवेकानंद ने इंडियन हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर को रीडिस्कवर किया, जिसकी वजह से इंडियंस का सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इनमें से कई स्कॉलर्स ने इंडियन रूलर्स जैसे अशोका, चंद्रगुप्ता और अकबर के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए अभी तक व्हाइट मैन्स बर्डन थियोरी के द्वारा इंडियंस को यह बताने की कोशिश की थी कि इंडियंस बार्बेरिक और अनसिविलाइज्ड थे, जो खुद को गवर्न नहीं कर सकते थे, और ब्रिटिशर्स इंडियंस को सिविलाइज करने आए हैं। लेकिन इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की डिस्कवरी ने इंडियंस के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और उन्हें खुद के कल्चर पर गर्व करने का एक मौका दिया, जिसके थ्रू वो ब्रिटिश आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते थे। इसके अलावा 19th सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने सोसाइटी के कई वर्गों को जागरूक किया,
फॉर एग्जाम्पल, सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए कास्ट के बेसिस पर डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी में एक सेंस ऑफ यूनिटी को जन्म देने का प्रयास किया। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में वुमेन अपलिफ्टमेंट, वुमेन राइट्स, विडो रीमैरिज को यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर हेनरी विवियन डिरोजियो ने, सावित्रीबाई फूले के साथ सत्यशोधक समाज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी प्रमोट किया। इसके अलावा ब्रिटिश राज के रेडिकल एरोगेंस ने भी इंडियंस में ब्रिटिश राज के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड को जन्म दिया। हिस्टोरियंस कई ऐसी इंस्टेंसेस की बात करते हैं जहां इंग्लिशमैन ओपनली एजुकेटेड इंडियंस को इंसल्ट करते थे। 20th सेंचुरी में गांधी जी के साथ हुए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की कहानी तो हम सभी जानते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हमें 19th सेंचुरी में भी मिलते हैं। इसके अलावा इंडियंस को कई एक्सक्लूसिव इंग्लिशमैन क्लब्स से अलग रखा जाता था और इंडियंस को यूरोपियन पैसेंजर्स के साथ ट्रेन कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करना भी अलाउड नहीं था। इन सब ने इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश राज की कई ऑफिशियल रिप्रेसिव पॉलिसीज भी इसका एक कारण बनी। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को रोकना चाहती थी। इसके अलावा 1877 में जब भारत एक बेहद खतरनाक फैमिन से गुजर रहा था, तभी ब्रिटिशर्स ने एक इंपीरियल दरबार को ऑर्गेनाइज किया, जिसने इंडियंस को ब्रिटिशर्स के सेल्फिश एटीट्यूड को एक्सपोज किया। 1878 में लिटन ने इंडियन सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज को 21 से रिड्यूस करके 19 कर दिया, जिससे इंडियंस की सिविल सर्विसेज में एंट्री और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। 1883 में रिपन की वाइसरॉयशिप के दौरान हुई इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं इमीडिएट फ्लैश पॉइंट बनी, जिसके चलते इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी में राइज हुआ और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इस बिल का मकसद था कि क्रिमिनल केसेस में इंडियन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस को यूरोपियंस का ट्रायल करने की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन कई रेसिस्ट यूरोपियंस ने इस बिल के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर इसे रोक दिया और ये डिक्लेयर किया कि इंडियंस वर नॉट फिट टू ट्राई देम। फाइनली बिल को अमेंड कर दिया गया और ब्रिटिश हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई। इंडियंस इस ब्रिटिश रेसिज्म से हॉरिफाइड थे और उन्होंने भी बिल के सपोर्ट में एक ऑल इंडिया कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। ये एक ऑल इंडिया मूवमेंट था क्योंकि इसने इंडियंस को अक्रॉस रीजन और कम्युनिटी यूनाइट करने में हेल्प किया था। तो दोस्तों, ये थे इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट के राइज के कारण। वैसे तो इंडिया में ट्रूली पैन इंडिया ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से हुई, लेकिन आईएनसी के पहले भी मिड 19th सेंचुरी में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश हुए जिन्होंने आईएनसी के फॉर्मेशन को एक बेस प्रोवाइड करने का काम किया। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इंडियन नेशनल मूवमेंट के जनक कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को ब्रिटिशर्स के सामने रखने का काम किया। उन्होंने अपने ब्राह्मो समाज के थ्रू वुमेन अपलिफ्टमेंट, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया। इसके अलावा 1857 की क्रांति के पहले बंगाल, बिहार और ओडिशा के लैंडलॉर्ड्स ने फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1837 में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया था, जो लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट के इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे थे। ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया। 1870s में इंडियन नेशनल मूवमेंट पहले से ज्यादा मैच्योर फेज में बढ़ने लगा और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएशन की आवाज और ज्यादा बुलंद हुई। 1866 में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इंडियंस की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और स्कॉलर आर.सी. दत्त ने अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू इंडियंस के एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी को एक सिस्टमैटिक तरीके से उजागर करने का काम किया। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के थ्रू इंडियंस को समझाया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को डेवलप नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक्सप्लॉयट कर और गरीब बनाते जा रहे थे।
इसके अलावा 1876 के समय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नाम के एक अच्छे राइटर और ओरेटर और यंगर नेशनलिस्ट लीडर आनंद मोहन बोस ने बंगाल में इंडियन एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया। ये आगे बंगाल के कई गांवों और कस्बों से लोगों को पॉलिटिकली यूनाइट करने वाला था। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एज लिमिट रिफॉर्म्स, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बाद में इंडियन एसोसिएशन की कुछ ब्रांचेस बंगाल के बाहर भी स्टैब्लिश हुई, जो काफी फेमस हुई, लेकिन इसे ऑल इंडिया बॉडी का रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि इनकी डिमांड्स लार्जली लोकल रीजन्स के इश्यूज तक लिमिटेड थी। बाकी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग और स्कोप भी काफी नैरो और लिमिटेड था, जिन्हें ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। बंगाल के अलावा इंडिया के कई और पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें जस्टिस राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा को एस्टैब्लिश किया, जो ब्रिटिश पॉलिसीज और इकोनॉमिक इश्यूज को जर्नल्स के थ्रू रेज कर रहे थे। साथ में मद्रास महाजन सभा 1881 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पॉलिसीज का भरपूर क्रिटिसिज्म किया। खैर, अब समय आ गया था जहां कई नेशनलिस्ट लीडर्स को लगा कि सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिफाइड तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी मांगों को पॉलिटिकल तरीके से मनवा सकते हैं। इसलिए इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में दिसंबर 1883 को एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बंगाल के साथ बाहर के लीडर्स भी शामिल हुए और फिर फाइनली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। चलिए ब्रीफली नजर डालते हैं प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड्स पर। डिमांड्स ऑफ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, प्री कांग्रेस लीडर्स की सबसे पहली डिमांड थी पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स अपने वॉर्स और एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को फुलफिल कर रहे थे। दूसरी डिमांड थी इंडियन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स, जिसकी चर्चा हमने पहले की। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस के इन्वॉल्वमेंट की डिमांड को भी पुश कर रहे थे, ताकि इंडियंस को अपने देश की गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन मिले। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज का पॉलिटिकल विरोध भी करना चाहते थे, ताकि सिविल लिबर्टीज पर अटैक कम हो सके। वो प्रेस की लिबर्टी के भी सपोर्टर थे, इसलिए इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे पॉलिसीज के खिलाफ एजिटेशंस भी कर रहे थे। फाइनली उनका डिमांड था कि मॉडर्न एजुकेशन को विलेजेस तक पहुंचाया जाए, जो अभी तक सिर्फ कुछ लिमिटेड सेक्शंस तक ही सीमित था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के शुरुआती दौर की, जहां हमने देखा कि कैसे इंडिया में सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक नेशनल अवेकनिंग के चलते इंडियंस ने अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रेज किया और साथ में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की। अब हम अगले वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन और उसके अचीवमेंट की बात करेंगे कि कैसे आईएनसी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और धीरे धीरे भारत के सभी वर्गों को इकट्ठा कर अंग्रेजों को भारत से भगाने में सफलता हासिल की। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।